नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। 14 अगस्त गुजरी है कल। तमाम कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। आज भी इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं। अवार्ड तकसीम हुए 14 अगस्त को, लेकिन रौला पड़ गया है। सेनेट में उसके ऊपर धुआंधार बहस हुई है और उसके साथ साथ वजारत इत्तलात पर भी बहुत तनकीद हुई है, क्योंकि कायदे आज़म की तस्वीर वजारत इत्तलात का जो सरकारी इश्तहार था उसमें से गायब हो गई। इस पे बात करेंगे किसको अवार्ड मिले, क्यों मिले, ये ज़रा देखने की बात है। और फिर उसके बाद कुछ अगले नाम हैं जिन पर कुछ दिल दुखे हैं, और कुछ नहीं, कुछ खुश हैं। उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ IMF ने पाकिस्तान के हवाले से जो बेसिक असेसमेंट रिपोर्ट थी वो जारी कर दी, उसमें बहुत तनकीद की है पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान को उन इश्यूज़ को संजीदगी से एड्रेस करना होगा, क्योंकि अगर आपने इकॉनमी ठीक करनी है तो फिर आपके पास कोई और चारा नहीं है कि आप आलमी अदारों के साथ ताउन ना करें। लेकिन जो बुनियादी तौर पर आलमी अदारे कह रहे होते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान वो करती है, ये देखने की ज़रूरत है। और लेकिन आगाज़ करते हैं नाज़रीन, बात फिर खैबर पख्तूनख्वा तबाही का शिकार है। ये कुदरती तबाही है, सैलाब है, बादल फट रहे हैं। ग्लॉफ शुक्र है कि वो नहीं हुआ। ग्लॉफ कहते हैं अचानक जो ग्लेशियर फट जाते हैं, लेकिन बादल फटने से बुनेर में, मानसेरा में और जगहों पर बहुत शदीद नुकसान हुए हैं। काफ़ी नुकसान होते हैं। सबसे ज़्यादा जो तबाही आई है वो बुनेर, लोअर दीर, इन इलाकों में आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरे पर हैं, वो पहुँच गए। अच्छी बात है कि वो पहली फुर्सत में पहुँचे हैं। तकरीबन 700 फैमिलीज़ को बुनेर में कहा जाता है कि वहाँ से निकाल कर वो मुश्किल इलाकों से और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। स्कूलों वगैरह में मुंतकिल किया गया है। पाक फ़ौज के जवान स्वात में, बुनेर में, लोअर दीर में, मानसेरा में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है बचा रहे हैं लोगों को, रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। लेकिन तबाही बहुत बड़ी है। अब तक तकरीबन 250 अफराद जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं। इसमें नाज़रीन इतनी बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो लोगों की जानों का जाना, ये एक संजीदा बात है। अब इसके दो पहलू हैं, एक हमारी एक इंतज़ामी नाअहली है। ये जो कुदरती आफात हैं, पाकिस्तान में कम से कम ये टेलर मेड है। टेलर मेड या कह लें, या ये कह लें कि हमारी खुद अपनी पैदा करते हैं। आप अगर जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा, मैं बचपन से जाता हूँ, बचपन में जब जाते थे तो हर तरफ हरा भरा होता था खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब मैं पिछले 15-20 साल से, 25 साल से जब जाता हूँ, टिम्बर माफिया वहाँ बड़ा सरगर्म है। वहाँ पहाड़ के पहाड़ गंजे हो गए हैं। मैं पहली बार कालाम गया था 1977 में। आप यकीन करें कि वहाँ पहाड़ पर इतनी सी जगह दिखाई नहीं देती थी। और उसके बाद मैं अभी कोई 2 साल 3 साल पहले गया तो आधे पहाड़ जो है गायब थे। फिर ये जो सिलसिला है इसको रोकना होगा। ये ठीक है कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में हमारा रोल जो है वो 0.01% है या 0.5% है, इससे बहस नहीं है। ये आलमी जो इसका इंटरनेशनल पहलू है वो यही है कि अमेरिका, बरतानिया, चीन, न्यूजीलैंड, भारत, ये रूस, ये बड़े ममालिक, इसमें उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इसका हिस्सा है। और अमेरिका जो है वो पिछले तवील अरसे से दस्तखत नहीं कर रहा था, वो जो एक आलमी एग्रीमेंट था। और बाइडन हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद जब ये आए सदर ट्रंप, इन्होंने उससे निकलने का ऐलान कर दिया। ये सब बातें अपनी जगह है। ये एक बड़ी रीज़न है दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। और ये बात भी ठीक है, ये तबाही हम सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आई, अमेरिका में देख लें आप। अभी चंद हफ्तों पहले कैसी खौफनाक तबाही आई, टेक्सास में आई, कैलिफोर्निया में आई, बेसिकली न्यूयॉर्क में आई। कैसी कैसी इमारतें डूबी, किस किस तरह इमारतें गिरी, किस किस तरह पुल टूटे, गाड़ियाँ बह गईं, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ बह गईं। और वहाँ भी तकरीबन सिर्फ एक दिन में, एक बारिश में न्यूयॉर्क में 70 लोग हलाक हुए थे। तो ये तबाही बर्बादी का सामना इन ममालिक को ख़ुद को भी है। लेकिन पाकिस्तान में मैं जब ये कहता हूँ कि टेलर मेड है और हमारा इसमें हाथ है, तो उसमें ज़रा कुछ एडिशनल पहलू है। मिसाल के तौर पर आज भी हम इतनी तबाहियों से दो चार हो चुके हैं। 2010-11 में सिंध का सैलाब आया था। उसके बाद जनरल बाजवा के ज़माने में ये जो भी आया था हाल ही में 4-5 साल पहले, जिसके बाद से अब तक बिलावल जो है वो उन्होंने 21 लाख घर बनाने का वादा किया था और वो अब तक 2 लाख घर बन सके हैं। आलमी इदारों की मदद उसमें शामिल है।
لیکن یہ تباہی جو ہے نا وہ اس تباہی کے باوجود ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے ہاں نالوں پر قبضے جاری ہیں. ابھی یہ پنڈی میں پچھلے دنوں سیلاب آیا تو پتہ یہ چلا کہ جو دریائے سواں ہے یہ 600 گز اس کی چوڑائی تھی، اب 200 گز ہے. یا 600 میٹر تھی اب 200 میٹر ہے، یعنی 400 میٹر ہم جو ہے وہ دبوچ گئے ہیں اس کو. اور کس نے دبوچی یہ آپ دیکھ لیں کون کون اس میں شامل ہے. یہ ساری قبضہ مافیا، کہیں بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، کہیں فلاں ٹاؤن بن رہا ہے، کہیں فلاں ٹاؤن بن رہا ہے. اور اس میں بیشتر جگہ قبضوں کی ہے. کچھ ڈی ایچ اے پر بھی ملبہ گرایا جاتا ہے، الزام آتا ہے، اور کسی حد تک شاید درست بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے 1 بلین ٹری سونامی کا اعلان کیا تھا، اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن گئی تھی 2008 کے بعد. تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 5 ارب درخت لگانے ہیں. وہ کیا اس وقت میجرمنٹ کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ کتنے درخت لگ سکتے ہیں. لیکن اب تک اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، 5 ارب درخت نہیں لگے. وہ کوئی کہتا ہے 10 کروڑ، کو کہتا ہے 50 کروڑ، کوئی کہتا ہے 1 ارب لگ گئے، کوئی کہتا ہے 2 ارب لگ گئے ہوں گے. لیکن ایک امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے اس کا وہ یہ کہ درخت کون سے لگے. میں نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں چونکہ ڈیفینس رپورٹنگ بھی کرتا ہوں تو مختلف بارڈرز جو ہیں وہاں ہم وزٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. مثال کے طور پر جو ہمارے ٹرائبل بیلٹ ہے پشاور سے نیچے، بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس سے نیچے، وہ ذرا وہ بہت گرین نہیں ہے، لش گرین نہیں ہے. وہ اس کو یوں کہنے بہت سارے بنجر علاقے ہیں. اب خیبر ایجنسی میں نے بہت ٹریول کیا. خیبر ایجنسی میں ہم نے سفیدے کا درخت لگا دیا. سفیدہ جو ہے وہ زمین کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے اس کو بھی پی جاتا ہے، پھر ایکولوجیکل سسٹم آپ کا جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتا ہے. اب وہ کئی پرندے نہیں آتے. اب ان دونوں چیزوں کا زیر زمین پانی اور ایکولوجی سسٹم جو ہے اس کا ویدر پر ایک امپیکٹ ہے. وہ بارش کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو چیڑ کا درخت ہے یہ برف باری کو اٹریکٹ کرتا ہے. چیڑ کا درخت تو آپ کاٹ دیتے ہیں کیونکہ بہت قیمتی لکڑی ہے. چیڑ کا درخت جو ہے وہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے، ماچسوں میں استعمال ہوتا ہے، دیار کی لکڑی اسی سے نکلتی ہے. اور پھر یہ جو مکان کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے وہ لکڑی. چیڑ ہمیں بڑا پسند ہے، اس لیے ہم وہ چیڑ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 سال بعد وہ کاٹ دیتے ہیں. تو وہ زیر زمین پانی، معاف کیجیے گا، چیڑ کہتی ہے، سفیدہ. اچھا جی، اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سفیدے کے درخت ہم نے لگائے. اسلام آباد میں بھی جو اس وقت ایک کیمپین ہے درخت لگانے کی، یہاں بھی ہم وہ درخت لگا رہے ہیں جو اسلام آباد کے ویدر فرینڈلی نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے ویدر ایکسپرٹ سے اس کے اوپر بات کی اور وہ اس بات سے بھی کرتے ہیں کہ ویدر فرینڈلی درخت لگانے چاہیے تاکہ وہ ویدر آئے. جب جو وہ درخت لگے جو ویدر کو اٹریکٹ کر سکے، بارش کو اٹریکٹ کر سکے اور برف باری کو اٹریکٹ کر سکے، لیکن ایک خاص سسٹم کے تحت. اسلام آباد میں جب آصف علی زرداری پہلی بار وزیر ماحولیات بنے تھے تو اس وقت ان کے زمانے میں یہاں چیڑ کے درخت لگنا شروع ہوئے تھے. چیڑ کے درخت جو ہیں وہ اچھے ہیں، وہ ہوا بھی صاف کرتے ہیں، پھیپھڑوں کو صاف کرنے کے کام آتے ہیں، ٹی بی کے مریضوں کے لیے. اسی لیے اسامبلی ایڈیٹوریم جو ہے وہ اس علاقے میں ہر طرف چیڑ کے درخت ہیں. پھر وہ برف کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ چیڑ کے درخت لگا سکتے ہیں. اب آپ یہاں لا کر آم کا پودا لگا دیں. آم کا پودا تو ملتان ریجن کا ہے. آم کا آپ یہاں لگا دیں کوئی ایسا کھجور کے درخت لگائے جا رہے ہیں. کھجور کا درخت سندر ہے، جنوبی پنجاب کا درخت. تو ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. پھر ہم جگہ جگہ کوڑا پھینکتے ہیں، پلاسٹک کا بے شمار استعمال کرتے ہیں. قبضہ ہم کریں، یہ سب سے بڑی وجہ. ٹمبر مافیا کو روکنا ہوگا، کنسٹرکشن مافیا کو روکنا ہوگا. جب آپ دریا پر تعمیرات کر دیتے ہیں، خاص طور پر یہ ہوٹلس کی تعمیرات کر دیتے ہیں اپنے مالی مفاد کے لیے، تو پھر یہ ہوتا ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، اور یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ذرا بات کریں، آپ پریشر ڈالیں حکومتوں پر. اب آتے ہیں نویں ایوارڈس کی جانب. آج سینٹ کے اجلاس میں فیصل جاوید نے اور دیگر نے بہت دھواں دار تقاریر کی. انہوں نے کہا کہ جی ایوارڈس جو ہیں وہ بے وقت ہو گئے ہیں. میں ایوارڈس کو بے وقت تو نہیں کہتا کیونکہ مقامی ایوارڈس ہیں اور بڑی عمدہ اعلیٰ کارکردگی پر ملتے ہیں. اب اس میں ایک فرق ہے نا، جو آپ اگر اس کا ٹرمز آف ریفرنس دیکھیں ایوارڈ دینے کا، تو جو اوریجنل ٹرمز آف ریفرنس ہے اس میں تعلیم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہیلتھ
اور पब्लिक सेक्टर के जो या अवामी खिदमात के जो दीगर अदारे हैं उनमें आप गैर मामूली कारकर्दगी पर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका काम है साइंस पढ़ाना, लेकिन अगर वो कोई नई जहत सामने लेकर आते हैं अपनी रिसर्च के ज़रिए, अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं और उनमें से बहुत कुछ साइंसदान निकलते हैं, इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर्स निकलते हैं, वो प्रोफेसर्स जो हैं वो हकदार बनते हैं। इसी तरह ये जो अभी गुज़िश्ता रोज़ अवार्ड दिए, इसमें ये जो डिप्टी कमिश्नर्स को और CPOs को दिए गए अवार्ड्स, वो भी उसको भी मैं इसलिए जायज़ समझता हूँ कि जब मार्का हक के दौरान जब भारत अटैक कर रहा था, तो जब भी जंगें लगती हैं तो एक ख़तरा होता है लोगों को में पैनिक फैल जाने का। उस सूरत हाल को संभालना, अपनी खुद भी सड़कों पर रहना और पुलिस को कंट्रोल करना और इंतजामिया के ज़रिए पब्लिक को कंट्रोल करना, ये अच्छी बात होती है। अब ठीक है, आपने उनको दे दिया, उनकी जिम्मेदारी है। हम अगर वो डिप्टी कमिश्नर लगाए, अगर वो SSP लगाए, तो वो अमन अमान के लिए और सूरत हाल को मामूल पर रखने के लिए ही बने हैं। कोई बात नहीं, आपने दे दिए, चलिए ठीक है कि सरकारी मुलाजिम में 8 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे के लिए जाग रहे हैं, फिर कुछ वफाकी मुद्रा को दे दिए। अब आप मुझे ये बताइए कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर और कोई और हो, वो उनकी क्या जिम्मेदारी है भाई? जैसे वज़ीर इत्तलात हो, पब्लिक नैरेटिव बनाना उनकी जिम्मेदारी है वज़ारत इत्तलात की, ख़ारजा पॉलिसी का बाहर संभालना उनकी जिम्मेदारी है, दाखिला अमूर संभालना वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी है। उन्होंने कौन सा ऐसा गैर मामूली काम किया? भाई उनकी जिम्मेदारी है, वो लीडर हैं, इसलिए वजारतों के वो लीडर हैं, उनको आपने दे दिया, ये नुक्ता उठाया जा रहा है। उसके बाद कई कुछ साथियों को दे दिया, कुछ ऐसे लोगों को देते हैं, मिसाल के तौर पर डिफेंस रिपोर्टर्स 5-5 दिन जाके, 6-6 दिन जाके, और एक 1-1.5 घंटा उन्होंने सोकर जो है वो रिपोर्टिंग की। मैं खुद भी उसमें वैसे शामिल हूँ, जो जागते रहे मेरे दोस्त हैं सिद्दीक साजिद, इस वक्त मेरे सामने भी हैं। हम सारी रात जाके अगले दिन सुबह हम मुरीद के गए, वापस आए रात के 2 बजे, फिर बीपरों पर लगे, और इन सारा दिन में इस 24 घंटे में, बल्कि 24 क्या 36 घंटे तकरीबन हम रिपोर्टिंग करते रहे, बार बार बीपर भी देते रहे। उसके बाद आए हैं, चंद घंटे सोए, 4 घंटे 3 घंटे सोए, फिर उठ खड़े हुए, और फिर उसके बाद रात पर लग गए सब ये यानी रिपोर्टिंग के मार्च पर। और खाली सिर्फ यही तो नहीं होता ना कि जंग हो रही है, उसके बाद जो पोस्ट वॉर जो रिपोर्ट्स करने की चीज़ें होती है वो हम करते रहे। फिर 10 मई आ गया, और उस दिन फिर बाकायदा पाकिस्तान की जानिब से जो फतह हुई पाकिस्तान को, उस तमाम अमल को तमाम रिपोर्टर्स ने रात भर जाग कर रिपोर्ट किया। और अवार्ड कौन दे गए? वो लोग जो कहीं दिखाई नहीं देते थे, यानी वो सारे फसाने में जिनका जिक्र नहीं था, वो अवार्ड दे गए। अब जर्नलिस्ट बिरादरी जो है, जाहिर सी बात है हुकूमत पर गुस्सा तो करेगी, वो क्या, हुकूमत की अपनी मर्जी होती है कि जिसको मर्जी दे, खैर है, वो इसको कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। लेकिन भारत इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। दूसरा, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखना चाहिए कि उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, किसको दें तो अवार्ड देने वाले की भी इज्जत बनेगी। और ये सेनेट में मामला उठा है, और मेरा और खैर PTI ने तो इसको पोलिटिकली उठाया है, लेकिन ये संजीदा मामला है। मुस्तकबिल में ज़रा इसको देखना चाहिए कि जो अगर ख़ास अंदाज में आप दे रहे हैं कुछ ख़ास इवेंट की रिपोर्टिंग पर, तो फिर वो लोगों को देना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो ISPR की टीम है, ISPR की टीम को असनाद दी गई, मेरा ख्याल है कि उनको भी अवार्ड देने चाहिए थे, इसलिए कि ISPR की पूरी टीम ने, कोई एक फ़र्द नहीं, पूरी टीम ने जिस तरह इत्तलात वहाँ पहुँचाई, कुछ चीज़ें जो साथियों के तो अपने ज़राए भी होते हैं, उनसे ली, उनकी तस्दीक की, और फिर बताया कि ये आपके दुरुस्त ठीक है, या ये बताया कि आपने ये बताया इसमें मज़ीद ये ऐड कर दें या ये कम कर दें। ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी मैटर करती हैं, इसीलिए कि आपकी साख उससे बनती है। अब देखते हैं, अब फिर भारत जो है वो एक गलगला बपा किए हुए है, और लगता है कि भारत के साथ फिर एक बार दो हाथ करना पड़ेंगे। आर्मी चीफ ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कह भी दिया है कि भारत को इस बार रेस्पॉन्स जो है वो उससे ज़्यादा देंगे, और भारत की सोच से भी ज़्यादा रेस्पॉन्स देंगे, उसको किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यही है। अब दुआ करते हैं कि ऐसा जंग ना हो, लेकिन अगर जंग हुई तो फिर हम तैयार हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन IMF की जानिब। IMF ने एक बेसिक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी में IMF का किरदार शामिल है, और अभी हम उनके प्रोग्राम में हैं। एक अगला मरहला उनसे बाकी है, उनके साथ तय करना है। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नुकात उठाए हैं।
مثال کے طور پر منی لانڈرنگ ہم نہیں روک سکے. عمران خان کے زمانے میں منی لانڈرنگ کی کچھ لیجسلیشن ہوئی تھی. اس وقت میں نے ذاتی طور پر بھی کچھ نکات اٹھا کر یہ کہا تھا کہ اس کو یوں نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گا, اور وہی ہوا. انہیں نکات پر آج IMF کی رپورٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کچھ چیزیں مینشن کی ہیں. پھر یہ کہا ہے کہ بڑی کمپنیوں کا ڈاٹا موجود نہیں ہے, اور کمپنیوں کا ڈاٹا اگر موجود نہ ہو تو پھر کس کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, کس کو روکنا ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا. یہ بہت ضروری ہے. اور IMF کی رپورٹ میں جو معاملات ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں, کیونکہ ہم صرف ٹیکس پر لوگوں کی جیبوں سے ٹیکس نکالنے لگتے ہیں. میری آپ کی جیب سے بجلی کا بل نکل جائے گا, ہماری قیمت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. اور جو ان معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, حکومتوں نے توجہ نہیں دی ہے. امید ہے آپ حکومت توجہ دے گی اور سنجیدگی سے کام کرے گی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.